हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। पोएम स्टार्ट करने से पहले रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बायोग्राफी जान लेते हैं। उनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट में, और वो कुल 89 ईयर्स तक जिए। उनके पेरेंट्स थे विलियम प्रिस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर फादर, और इसाबेल मूडी उनकी मदर थी। उनकी स्पाउस यानी उनकी पत्नी थी एलिमोर मिराम वाइट। उन्होंने एजुकेशंस ली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड डॉर्थमाउथ कॉलेज से। ऑक्यूपेशंस था उनका अमेरिकन पोइट और प्ले राइटर्स थे। जी हाँ, वो अमेरिकन पोइट्स थे। अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज़ जीता है, और ये उन्होंने जीता है 1924 को न्यू हैम्पशायर इनकी बुक को मिला था। 1931 को उनकी कलेक्टेड पोएम्स थी उसको मिला था, और 1937 में ए फर्दर रेंज को मिला था, और 1943 को उन्हें मिला था ए विटनेस ट्री के लिए। तो 4 बार पुलित्जर प्राइज़ जीतने वाले इकलौते राइटर्स थे वो यूनाइटेड स्टेट के पोइट लॉरिएट भी थे 1961 को। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1894 को अपनी पोएम सोल्ड की थी माई बटरफ्लाई एंड एलिजी $15 में, और उन्हें वो एक ऐसे आदमी थे जिन्हें 40 ऑनररी डिग्रीज़ मिली हुई थी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेन यूनिवर्सिटी थी प्रिस्टन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वो इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्हें 2 ऑनररी डिग्री मिली हुई थी डार्टमाउथ कॉलेज, यानी कि एक ही कॉलेज से 2 ऑनररी डिग्री मिली हुई थी। और on 20 January 1961 को he was invited by the American President John F. Kennedy at the inauguration to read his well-known poet The Gift Outright, यानी गिफ्ट आउटराइट के लिए उन्हें एफ कैनेडी ने इन बुक को इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया था। और उनकी एपिटैफ यानी कि उनकी कब्र जिस पे है इनको दफनाया गया था, उन पे कौन सी पोएम की लाइन लिखी हुई थी? उनकी जो पोएम थी द लेसन फॉर टुडे 1942 की जो पोएम थी द लेसन ऑफ टुडे की लाइनें उनकी एपिटैफ पे लिखी हुई हैं। और उनकी जो फेमस कोड है ए मदर टेक्स 20 ईयर टू मेक ए मैन ऑफ हर बॉडी एंड अनदर वुमेन मेक ए फूल ऑफ हिम इन 20 मिनट्स। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही थी, यानी कि एक माँ को 20 साल लगते हैं एक बच्चे को आदमी बनाने में, लेकिन एक दूसरी लेडीज़ उसे 20 मिनट में ही फूल बना देती है। और उन्होंने की फेमस लाइन थी पोइट्री इज़ ए व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट्स एंड थॉट्स हैज़ फाउंड वर्ड्स। यानी कि पोइट्री जो होती है इमोशन से होती है, और इमोशन थॉट्स से, और थॉट्स जो आते हैं वो वर्ड्स के थ्रू आते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके मेजर वर्क थे द रोड नॉट टेकन, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ब्रिचेस, फायर एंड आइज, टू ट्रम्प इन मड टाइम, द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल, न्यू हैम्पशायर, ए विटनेस ट्री, माउंटेन इंटरवल, और एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे। अब स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग की जो वो कंपोज की थी उन्होंने 1922 में, और वो पब्लिश हुई थी 1923। उनकी जो कलेक्शन था न्यू हैम्पशायर 1923 के वॉल्यूम में ये पब्लिश की गई थी। और जो इसमें है इमेजिनरी यूज़ की गई है, इमेजिनरी पर्सनिफिकेशन और रिपीटेशन और प्रोमिनेंट टेक्निक आर यूज इन दिस वर्क, यानी कि हमारे सामने इमेजिनरी पर्सनिफिकेशन रिपीटेशंस का प्रयोग इस पोएम में किया गया है। और ये पोएम जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके दिल के बहुत करीब थी। और ये जो 4 लाइन इस पोएम की लास्ट 4 लाइन हैं वो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके ऑफिस में ये बुक मिली थी, और इस पेज को फोल्ड किया गया था और इन 4 लाइन पर अंडरलाइन की गई थी जब नेहरू जी की मौत हो गई थी। और इसकी राइमी है रिटर्न टू द ब्यूटी नेचर, यानी कि खूबसूरती की तरफ वापस लौटो। और राइमी स्कीम की जहाँ तक बात की जाए वो है A B B C D C C D E D D D D। तो अब इसकी लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो जो ये पोएम है उसकी जो ओपनिंग लाइन में हमें क्या पता चलता है, इसकी सेटिंग के बारे में हमें पता चलेगा। और ये एक विंटर की शाम की पोएम है, और ये एक रूरल इन्वायरमेंट, एक गांव का जो दृश्य है वो हमें इस पोएम में दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Those woods, these are, I think I know,
इस जंगल का मालिक कौन है? मुझे लगता है कि मैं यह बात जानता हूँ। जैसे कहा आई नो, मैं ये बात जानता हूँ, यानी इस जंगल का मालिक कौन है? मुझे लगता है कि मैं ये बात जानता हूँ। अपने आप से ही वो बात कर रहा है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज टू, यानी कि उसका जो घर है वो दूर है और गांव में है। और वह आदमी, इसका मतलब गांव में रहता है, यानी कि विलेज में रहता है, गांव में उसका घर है, तो यहाँ नहीं रहता, यहाँ से दूर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, यानी कि इसलिए वो मुझे यहाँ आते हुए नहीं देख पाएगा या मुझे नहीं देख सकता। मुझे वो यहाँ आने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे उसने बताया कि उसका गांव में घर है और वो यहाँ से दूर रहता है, तो न तो वो मुझे आते हुए देख पाएगा और न मुझे यहाँ पे आने से रोक पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसके जो बर्फ़ से ढके हुए जंगल है ना, उसको देखते हुए, निहारते हुए, यानी कि किससे नहीं रोक पाएगा? जो बर्फ़ उसके जंगल हैं उस पर बर्फ़ गिर गई है, उसको गिर रही है और कुछ गिर चुकी है, तो उसको देखने से, उसको निहारने से उसको रोक नहीं पाएगा। तो जो ये 4 लाइनें थी, इसमें क्या कहा कि पोइट जो है वो बता रहा है कि वो जंगल के पास रुक गया है जहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, और जो शाम होने के बाद नज़ारा बहुत ही सुहाना है, बहुत ही सुंदर है। अब अगली लाइन्स में बोलते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर। अब ये लिटिल हॉर्स में कहीं मेंशन है कि ये पोनी हॉर्स हो सकता है, या कई जगह मेंशन है कि ये एक छोटा हॉर्स है, यानी कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, अभी 2 या 3 साल का है लिटिल हॉर्स से। तो ये क्लियर नहीं है कि ये पोनी हॉर्स के लिए है या एक यंग हॉर्स के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि मेरा छोटा घोड़ा को ये एक अजीब लग रहा है और वो सोच रहा है कि मैं आखिर ऐसी जगह पर क्यों रुक गया हूँ। यानी कि वो क्योंकि वो जब रुकते थे उस टाइम, तो वो किसी ऐसे फार्म हाउस या कोई होटल्स के पास रुकते थे, एक ऐसी सुनसान जगह जो खेत हैं, जंगल हैं, वहाँ पर रुकना उस घोड़े को अजीब लग रहा है। पोइट अपने व्यू पॉइंट से बता रहा है कि उस घोड़े को थोड़ा अजीब लगा कि हम यहाँ पे आखिर रुके क्यों हैं, यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, जैसे इसने बता दिया कि पोइट कहता है कि हम ऐसी जगह रुकें जिसके आसपास न कोई घर है न फार्म हाउस है। इसीलिए पिछली लाइन में देखा घोड़ा कह रहा है कि आखिर हम यहाँ क्यों रुके, क्योंकि यहाँ पे तो रुकने के लिए है नहीं, रात भी हो रही है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, अब तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पोइट ऐसी जगह रुका है। अभी उसने बताया था कि एक जंगल है, खेत है, वहाँ पे बर्फ़ गिरी है, वो बता रहा है वो तो एक तरफ तो वहाँ पर जंगल है जहाँ पे रुका, और दूसरी तरफ जमी हुई झील है। मतलब ये जगह ऐसी है कि जहाँ रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ झील, यानी कि काफ़ी अलग से जगह। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब ये कह रहा है कि जब सूरज ढल गया है और शाम होने वाली है, और वो भी कैसी शाम? सबसे अंधेरी शाम, यानी कि इस साल की सबसे अंधेरी डार्केस्ट इवनिंग की शाम है, यानी कि सर्दी पूरी, उस टाइम सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है जब दिन छोटे हो जाते हैं और अंधेरी काली रात होती है। तो वो कह रहा है कि अब सूरज ढल गया है और शाम होने वाली है, और वो शाम भी जो होगी, उस शाम साल की सबसे अंधेरी शाम होगी। अब नेक्स्ट लाइन में, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक। देखिए ही यूज़ हुआ है, किसके लिए हुआ है? घोड़े के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे घोड़े को ही कहा गया है, तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, और फिर ही मतलब घोड़े के लिए, और फिर मेरा घोड़ा जो है उसकी गले में जो हार्नेस बेल थी, घंटियों को बजाता हिलाता है, यानी कि कुछ वो कहना चाहता है। वो जब ऐसे कान फड़फड़ाते हैं, पूरा हिलता है, तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी हार्नेस बेल बजाने की कोशिश की और वो कुछ कहना चाहता है। अब वो क्या कहना चाहता है नेक्स्ट लाइन में? टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक्स, और वो क्या कह रहा है कि शायद वह ऐसे पूछ रहा हो, उसका जो हार्नेस बेल बजाने का ढंग है, इससे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ पूछने के चाह रहा है, कि कह रहा है कि कोई गलती तो नहीं होगी, उसे कोई गलत जगह तो हम नहीं रुक गए, यानी कि वो कहना चाहता है घोड़ा कि वो उसे कहीं गलत जगह तो नहीं लेके आया, वो अपनी हार्नेस बेल बजा के पूछ रहा है घोड़ा। द ओनली अदर साउंड द स्विप, तो जो अभी बता रहा पोइट, जो हार्नेस बेल थी, उस हार्नेस बेल के अलावा उसे एक और आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड ऑफ स्विप जो है, यहाँ पे जो वर्ड है साउंड द स्विप, ये एलिट्रेशंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एलिट्रेशन है इसमें, यानी कि इस घंटियों के अलावा एक और आवाज़ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट टाइम में हमें बताएगा कौन सी वो आवाज़ है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और वो दूसरी आवाज़ है बहती हुई हवा की, जो हवा चल रही है, बर्फ़ गिर रही है जब, और गिरती हुई बर्फ़ की, यानी कि जंगल बहुत ही शांत है। जंगल इतना शांत है कि जो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और बर्फ़ गिर रही है, उसकी आवाज़ भी क्लियरली सुनाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल सुनसान शांत जंगल में है।
इससे ये हमें डिस्क्रिप्शन का पता चलता है कि पोएट, उसका घोड़ा और उसमें वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है और सिर्फ हवा और बर्फ़ की गिरती हुई आवाज़ भी उसे ईजीली सुनाई पड़ रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डिप। ये जो ये जंगल है ना बहुत खूबसूरत है। वो कह रहा है कि भले ही वहाँ अंधेरा हो यानी डार्क हो और डिप मतलब खालीपन हो। डिप खालीपन भी हो सकता है और गहरा भी हो सकता है, यानी कि वो कह रहा है कि ये जंगल बहुत ही लवली तो खूबसूरत, और भले ही वहाँ अंधेरा हो खालीपन हो या ये बहुत गहरा हो, अंदर तक दिखने में अंधेरा दिख रहा हो, इतना गहरा जंगल है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। अब पोइट को अपने वादे, उसके काम, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं जो उसने किसी से किए थे, तो उसे वो पूरे करने हैं। जिससे भी उसने वो वायदे किए थे, जिम्मेदारियां, उसके काम, उसे वो याद आ जाते हैं। कह रहा है ना, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने जो उनसे वायदे किए थे, जो मैंने करे थे, वो मुझे निभाने हैं। टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। तो ये पोइट कह रहा है कि और पोइट को कहीं रुकने से पहले, ठहरने से पहले काफ़ी दूर तक का सफ़र करना है। पोइट कहता है कि अभी मैं आराम नहीं कर सकता, अभी मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत सारे जो मेरे अधूरे काम हैं वो मुझे पूरे करने हैं। तो इसलिए वो कह रहा है आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मैं मृत्यु, सोने से पहले, आराम करने से पहले, हरदम लास्ट स्लीप सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे जो प्रोमिसेस हैं, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो मुझे पूरी करनी है। अब यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकला कि चाहे पोइट को ये जंगल कितना ही अच्छा लगे, कितना ही प्यारा लगे, कितना ही उसको निहारता रहे, लेकिन कुछ देर यहाँ रुक सकता है, कुछ देर यहाँ रुक सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे यहाँ से जाना ही होगा अपने कामों के लिए। अपने आप को जो दूसरों से वादे किए हैं वो पूरे उसे करने ही पड़ेंगे। तो ये कि छोटी सी लाइन थी स्टॉपिंग बाय वुड ऑन स्नो इवनिंग। इसके क्वेश्चन आंसर लेकर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। टिल दैट हैव ए नाइस डे।